नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों का छठ अच्छे से बीता होगा। दोस्तों, एक दो दिन थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वीडियो बन नहीं पाई। आज से फिर थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। और अभी हमने इससे पहले जो भी कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था मेन रूप से। हालांकि अभी तक जैसे मौर्य साम्राज्य था और मौर्य वंश जो थे, मौर्य वंश बहुत दिनों तक चला, उसके उत्तराधिकारी बहुत सारे हुए। लेकिन एक बहुत टाइमिंग के बाद तक भारत को कोई ऐसा शासक नहीं मिला जो पूरे भारत पे राज कर सके या अदर जगह भी राज कर सके और अपना साम्राज्य बहुत दिनों तक स्थापित कर सके। ऐसा कोई भी जो शासन व्यवस्था या कोई वंश ऐसा नहीं था। मौर्य साम्राज्य के जस्ट बाद क्या हुआ कि बहुत सारे वंश आए थोड़े थोड़े दिन के लिए, और थोड़े थोड़े दिन क्या किए, उसने अपना शासन किया। और शासन करने के बाद क्या हुआ कि फिर से पराजित हुए, फिर से दूसरे का शासन चलाया। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी उलटफेर होती रही। और इसी को पूर्ण करने के टाइम या पूर्ण करने का जो टाइम था वह था गुप्त काल का। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल को भारत का सबसे ज़्यादा अच्छा काल माना जाता है और गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत ऐसे चीज हुए जिसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज हुए जो आज भी देखे जाते हैं। और जैसे जैसे बहुत सारे चीज़ों को उत्थान हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य जो है बहुत दिनों तक शासन करने वाला भारत को अब शासक मिल चुका था। तो इसमें सबसे पहले जो है श्रीगुप्त नामक जो है एक कुषाणों के जो सामंत थे, ऐसा माना जाता है, उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि गुप्त साम्राज्य की नींव जो है, अगर हम लोग दोस्तों बात करें 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक इसको माना जाता है। ये सभी कुषाणों के सामंत थे और इनका मेन रूप से जो प्रयाग के निकट जो कौशाम्बी एक जगह है, कौशाम्बी के जगह यानी कि कौशाम्बी के पास में ही या कौशाम्बी में ही इनका उदय हुआ, मेन रूप से बता सकते हैं। और यहीं पे यह विशाल साम्राज्य पूरे भारत पर राज करने लगा। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसको जीत कर गुप्त साम्राज्य में मिलाना प्रारंभ किया था। इसका उदय का हम लोग उदय बोल सकते हैं, यानी कि तीसरी सदी के अंत में, यानी कि 240 से 280, यानी कि तीसरी सदी के अंत में इसका उदय शुरू हुआ था। दोस्तों, श्री जो गुप्त थे ये इनके संस्थापक थे, लेकिन उतने महान नहीं हुए थे। अभी भी महान जो है शासक इनको मिलना अभी बाकी था। उसके श्री गुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए। हालांकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कम इंक्लूड किया है। अब सबसे महान राजा जो है चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा हुई। अब इनके चंद्रगुप्त प्रथम जो है मिल चुका था। अब ऐसे तेजस्वी और प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इस हालांकि इसके बीच में अशोक भी है, बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका भी चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी राजा हुए और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये भी बहुत ही प्रतापी राजा हुए। तो महान राजाओं की श्रेणी में अगर गुप्त काल में सबसे ज्यादा फेमस कोई अगर शासक हुए हैं तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम नागरिक थे, यानी कि प्रथम राजा थे। यह विवाह जो है लिच्छवी कुल के जो कन्या थी, यानी कि राजकुमारी थी, उनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। तो कुमार देवी किसकी पत्नी थी? तो कुमार देवी प्रथम गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। उन्होंने राज्याभिषेक के समय, यानी कि अगर हम लोग बात करें 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की।
तो दोस्तों उन्होंने भी एक कैलेंडर जारी किया और वहां से गुप्त संवत का प्रारंभ किया वहां से, यानी कि अपने राज्याभिषेक के समय। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो समुद्रगुप्त बना, यानी कि 335 से 375 ईस्वी तक बहुत लंबा शासन किया इसने, लगभग 40 साल तक शासन किया। और समुद्रगुप्त जो है बहुत ही महान राजाओं में से एक हैं। और इन्हीं के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि हरिसेन थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे और दरबारी कवि थे। और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान थे उनके बारे में चर्चा किया। तो उनके बारे में यानी कि समुद्रगुप्त जो है पूरे जगह जगह लड़ाइयाँ करते थे, और लड़ाइयाँ करने के बाद क्या होते थे कि उस राज्य को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिला लेते थे। तो उसी टाइम पे हरिसेन उनके दरबारी कवि थे, और हरिसेन जो दरबारी कवि थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो लेख लिखा उनमें समुद्रगुप्त की सबसे ज्यादा चर्चा की, और उनके विजय अभियान यानी कि विजय पथ की शुरुआत की जो है बहुत सारे अभिलेख लिखे उन्होंने। तो इसलिए यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणापथ के 12 शासकों को उन्होंने पराजित किया था, यानी कि दक्षिणापथ जो थे उस पथ में हो सकते थे कि 12 राजाएं थे और 12 राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। हालांकि बहुत यह प्रतापी राजाओं में से एक हुए थे, इसीलिए B.A. स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा करते थे। यानी कि ऐसा कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ ने कहा था। हालांकि आपको पता है कि जो भी राजा विजय हासिल करते थे, जीतते थे, उसके बाद क्या है कि बहुत ज्यादा जश्न मनाते थे। तो उसी जश्न के दरमियान उन्होंने एक यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, और अश्वमेध हर्ता की उपाधि धारण की। तो कभी कभी यहाँ से भी सवाल आपके आ सकते हैं कि कौन से ऐसे राजा हुए हैं जो अश्वमेध यज्ञ करवाए, और अश्वमेध यज्ञ कराने के पश्चात अश्वमेध हर्ता की उपाधि धारण की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के चलवाए, जैसे जिसपे गरुड़ का चित्र था, यह बहुत ही फेमस था गरुड़। उसके बाद धनुर्धर, परशु, उसके बाद अश्वमेध, व्याघ्रहंता, वीणाशरण, जिसपे वीणा एक औरत का ये था कि यानी कि सरस्वती का, ऐसा बोल सकते हैं, सरस्वती का चित्र था उस पे, और बीना बजाते हुए, इसलिए उसका वीणाशरण के नाम से जाना जाता था। नामक सिक्के चलवाए थे उन्होंने। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, उसमें लिच्छवी दौहित्र भी इनको कहा जाता था। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि इनके टाइम पे श्रीलंका के जो राजा थे मेधवर्मन, जो श्रीलंका के राजा थे उस टाइम पे मेधवर्मन, उन्होंने समुद्रगुप्त से हालांकि अनुमति मांगी थी कि गया में एक बौद्ध धर्म मतलब बनवाने की अनुमति उन्होंने मांगी थी। हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में श्रीलंका भेजे थे वो जो है महेंद्र को भेजा गया था, वो हम लोग देख चुके हैं। तो बौद्ध धर्म उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलता चला गया था और ये फैलते ही आ रहा था, यानी कि बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति उन्होंने मांगी थी। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ये द्वितीय थे, हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम हम लोग पढ़ चुके हैं। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो अभी क्या है, सभी क्या है महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहे थे, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी कि 380 से लेकर 412 ईस्वी तक इनका राज रहा, यानी कि 32 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को, तो दोस्तों उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। हालांकि प्रयाग उसकी थी, लेकिन उज्जैन बाद में उसकी दूसरी राजधानी को उन्होंने बनाया। तो कभी यहाँ से भी सवाल आपके आ जाते हैं, किस सम्राट ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी।
वकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। दोस्तों अभी तक हम लोग देखे कुषाण, शक, ये सारी चीज देख रहे थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटक वकाटक मतलब एक क्षेत्र था, वहाँ के राजा भी हुआ करते थे, उन सभी की सहायता से क्या हुआ, उन्होंने शकों को पराजित किया। और इसी के उपलक्ष्य में अपनी पुत्री का शादी मतलब यहाँ के राजकुमार से करवाया था। विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए, तो ये ध्यान रखेंगे। अब सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है, और प्रवर सेन के अभिलेख में इनको देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो इनका भी वही नेचर था, यानी कि वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के कारण इनका साम्राज्य क्या है, विस्थापित हो रहा था, यानी कि जगह जगह क्या है, फैल रहे थे, यानी कि विवाह भी करते थे और जीत भी लेते थे। इन दोनों से इनका क्या है कि साम्राज्य आगे बढ़ रहा था। इनकी पुत्री जो प्रभावती, अभी हमने बताया कि प्रभावती का विवाह जो है वटाकट के जो वहाँ के राजा थे रुद्रसेन II से अपनी बेटी का शादी करवाया था उस टाइम पे। उदयगिरी अभिलेख में इनको कहा गया है कि यह चाहते थे कि पूरे पृथ्वी को हम जीत ले। तो उदयगिरी अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वे चाहते थे कि पूर्ण रूप से हम पूरे जगह जो है, पूरे धरती पर जितने भी राजा हैं उन सबको जीतकर अपने राज्य में मिला लें और पूरे पे अखंड राज करें। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। वे वैष्णव थे, यानी कि वैष्णव मतलब सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी, हालांकि एक वीडियो में ये सारा चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ 2 से 3 वीडियो आएंगे। तो गुप्त काल आशा करते हैं कि प्रथम वीडियो है ये और प्रथम पार्ट है, आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में फिर से हम लोग समुद्रगुप्त के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।